हेलो बच्चों, मैं कुमुद भैया। आज हम 10th सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर्स के नेम हैं ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हम इन तीनों चैप्टर्स पे बारी बारी से क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 10th बोर्ड के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल्स का। आपको दिख रहा होगा, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज शोन DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, DE पैरेलल BC के दे रखा है। कुछ मेजरमेंट्स दे रखी हैं जहाँ पे AD जो है 5 सेंटीमीटर है, DB जो है 2.5 सेंटीमीटर है, BC जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि DE क्या होगा। अब यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि DE जो है पैरेलल है BC के, DE जो है पैरेलल है BC के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DE के लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करेंगे, है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल ADE इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A जो है कॉमन है। एंगल DAE अगर हम बात करें छोटे ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल BAC होगा, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड जो है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, DE पैरेलल BC है, दैट मीन्स ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये भी इक्वल होंगे, है ना। तो एंगल ADE विल बी इक्वल टू एंगल ABC। ये कैसे एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर हम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADE जो होगा विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC होगा। ठीक है बच्चों, AA सिमिलैरिटी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हमको पता है कि जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AD, अगर मैं बात करूँ AD की, तो यहाँ से मुझे क्या लेना पड़ेगा, AB। ठीक है भाई, दूसरा जो है हम वो साइड लेंगे जो हमें नोन है, जो हमें गिवन इक्वेशन में। तो AD दिख रहा है छोटे वाले ट्रायंगल का, है ना, तो वो तो हमने ले लिया। ठीक है, सेकंड जो हमें कैलकुलेट क्या करना है, DE जो कि छोटे ट्रायंगल में आ रहा है। अगर मैं सेकंड और थर्ड वर्टेक्स को लूँ DE, तो DE के करस्पॉन्डिंग मुझे बड़े वाले ट्रायंगल में क्या मिलेगा, BC। ठीक है भाई, अब यही रेशियो लेना है और इसी को प्रोसीड करना है। इसी को जब आप प्रोसीड करोगे तो AD की वैल्यू दे रखी है 5 डिवाइडेड बाई AB कितना हो जाएगा भाई, 5 प्लस 2.5 7.5। ठीक है भाई, DE निकालना है हमको और BC दे रखा है 12। ठीक है, तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो DE जो वैल्यू आएगा हमें मिलेगा, DE इज इक्वल टू 12 इधर जाके 5 में मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई मिल जाएगा 7.5। ठीक है, तो 5 से अगर आप इसको कट करोगे 7.5 को आप कैसे कर सकते हो, इसको जब ये पॉइंट हटाते हैं तो हमें पता है कि ऊपर 10 आता है। ठीक है, तो 5 है ये 15 टाइम्स में। अब 15 और आप 12 को कैंसिल कर सकते हो, 3 से 4 बार में और ये 5 बार में, और ये 5 से 2 बार में, तो आ जाएगा 8। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा DE विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन C। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया, फिर DE निकल गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो हम इसको ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एक आपके पास ट्रेपेजियम है ABCD। ठीक है, जिसमें AB जो है पैरेलल है DC के, जैसा कि डायग्राम से दिख रहा है ना। ये दोनों साइड्स पैरेलल है, दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, AB पैरेलल DC दे ही रखा है, और बोला है कि DO डिवाइडेड बाई OB, DO और OB का जो रेशियो है, DO और OB का जो रेशियो है वो 1/2 दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है कि AB और CD में जो रिलेशन होगा ये होगा, AB जो होगा 2 टाइम्स ऑफ CD होगा।
ठीक है। तो यहाँ भी सेम अप्रोच हमारा होगा जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सिमिलैरिटी से। तो जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं DOC और AOB, है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये जो एंगल है ये एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक एंगल, एक पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स में। सेकंड जो है ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और DC ये जो BD है आपका ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, है ना, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स की वजह से एक और पेयर इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। और क्राइटेरियन क्या लग रहा है, वही एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ट्रायंगल ABO सिमिलर ट्रायंगल, ए के करस्पॉन्डिंग मुझे लेना पड़ेगा C, B के करस्पॉन्डिंग जाएगा D और O के करस्पॉन्डिंग O। क्राइटेरियन क्या है, AA सिमिलैरिटी, ठीक है, ये लिख दिया। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, इक्वल होगा, है ना। देयरफॉर हम ले सकते हैं यहाँ पे AB, अगर मैं बात करूँ तो AB के करस्पॉन्डिंग साइड आएगी मेरे को CD। दूसरा, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, DO और OB दे रखा है, तो मुझे यहाँ से तो BO मिल रहा है, OB मिल रहा है ना, तो BO के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो तो DO भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यही रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ BO डिवाइडेड बाई क्या होगा, DO विल बी इक्वल टू, अब क्वेश्चन में दे रखा है DO बाई OB जो है 1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/1, इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से AB डिवाइडेड बाई CD जो होगा विल बी इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB जो है वो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CD, और यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, है ना। क्लियर है सबको, बढ़िया, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया, बस हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है, एक डायग्राम ऐसा कुछ दे रखा है जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है कि PAQBRC 3 वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, जो कि AC जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, डायग्राम में नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इधर भी ये 90 होगा, ठीक है, इतना दे रखा है। चलो भाई, अब कुछ और इंफॉर्मेशन है कि AP X दे रखा है, QB Y दे रखा है और RC Z दे रखा है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि XYZ में ये रिलेशन होगा। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे भाई, अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे, सिमिलैरिटी। कैसे अप्लाई करेंगे सिमिलैरिटी, देखो हमें बारी बारी से 2 सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, मतलब पहले अप्रोच में 2 ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे, दूसरे अप्रोच में फिर 2 ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे, मतलब अप्रोच नहीं, मतलब पहले पार्ट में 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, और उनसे जो रिलेशन आएगा उनको मिक्सअप करके कहीं ना कहीं हम ये रिलेशन ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। चलो इसको प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट ये है कि अगर मैं बात करूं ट्रायंगल PAC, ध्यान से देखना, ट्रायंगल PAC और दूसरा है ट्रायंगल QBC, ट्रायंगल QBC, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कंसीडर करें तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, और हैं तो कैसे हैं। PAC में एंगल जो वर्टेक्स A पे जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, उसी तरह से QBC में वर्टेक्स B पे जो है ये भी 90 डिग्री है, एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। PAC में और QBC में जो C वर्टेक्स है, मतलब C पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक एंगल इक्वल है 90 के और एक एंगल कॉमन है, तो दैट मीन्स एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। और हमने ये जो नेमिंग है बिल्कुल सही करी है कि P के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, Q आएगा, A के करस्पॉन्डिंग B आएगा, C के करस्पॉन्डिंग C आएगा, है ना। C पे कॉमन है, A पे 90 है तो B पे 90 है, जो रिमेनिंग है रिमेनिंग के इक्वल अपने आप हो जाएगा, तो P के करस्पॉन्डिंग Q आ जाएगा। अब यहाँ से आप रेशियो लिखो, रेशियो क्या लिखोगे, जो जो नोन टर्म्स हैं, है ना।
अब यहाँ पे एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि ए बी और बी सी हमें यूज होने वाला है, या तो आप इसको कुछ एज्यूम कर लो। चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्मॉल ए है और बी सी जो है ये स्मॉल बी है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ से हम रेशियो जब लिखेंगे तो रेशियो क्या होगा, पी ए दिख रहा है, जो दिख रहा है ना डायग्राम में वही रेशियो लेना है, जो नहीं दिख रहा है जैसे कि पी क्यू नहीं पता है, पी सी नहीं पता है, तो ये रेशियो हम नहीं लेंगे, ये काम का नहीं है हमारे, ठीक है। पी ए दिख रहा है तो पी ए के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, क्यू बी विल बी इक्वल टू, क्या हम पी सी लेंगे, अभी बोला नहीं लेंगे, कोई मतलब ही नहीं लेने का, ठीक है, क्योंकि वो दिया ही नहीं है और निकालना भी नहीं हमको, ठीक है। तो दूसरा रेशियो क्या होगा, ए सी जो कि हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया है ए और बी, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए सी डिवाइडेड बाई इधर क्या मिलेगा, बी सी। अब इस रेशियो को आगे प्रोसीड करें तो पी ए क्वेश्चन में दे रखा है एक्स, क्यू बी दे रखा है वाई, ए सी दे रखा है नहीं दे रखा है, बट हमने एज्यूम कर लिया है ए और बी, तो ए सी हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, बी सी कितना होगा, बी, इतना क्लियर है। अब एक काम छोटा सा और करना है कि ये जो भी आया रेशियो हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों साइड पलट दो, ठीक है, जैसा दिख रहा है ना उसको उलट दो, ठीक है। तो ये मिल जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा b बाई ए प्लस बी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि पहले पार्ट में एक पेयर ऑफ ट्रायंगल को सिमिलर करके उससे कुछ रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, ये रिजल्ट मिल गया। दूसरे पार्ट में चलते हैं, है ना। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, जब जैसे पहले पार्ट में हमने क्या करा था कि लेफ्ट से राइट की तरफ हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर किया था, दूसरे पार्ट में क्या करेंगे कि राइट से लेफ्ट की तरफ आओ, वैसे ही सेम अप्रोच करना है। आपको दिख भी गया होगा कि दूसरे पार्ट में क्या करना है कि इधर से देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करो, आर सी ए ट्रायंगल एक दिख रहा है, बड़ा सा राइट ट्रायंगल, जहाँ पे सी पे 90 डिग्री है। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल है क्यू बी ए, और ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ट्रायंगल आर सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू बी ए, और सी पे और बी पे जो एंगल्स हैं 90 90 ये दोनों इक्वल हो गए, और इसमें जो आपका कॉमन एंगल है दैट इज ऑन वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स ए वाला जो है ए के कॉमन है, ठीक है भाई। सी बी के इक्वल आ गया और करस्पॉन्डिंग जो रिमेनिंग है आर क्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहां भी क्राइटेरियन क्या लगा, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। वापस वही अप्रोच करना है, फिर से हम क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख देंगे, और कौन से रेशियो लेंगे, जो डायग्राम में दिख रहा है, जिसकी वैल्यूज हमको पता है, जिसकी नहीं पता उसको नहीं लिखना है, ठीक है। आर सी दिख रहा है भाई, दिख रहा है, आर सी लिख दिया, तो आर सी लिखा तो इधर क्या लिखेंगे, क्यू बी, ठीक है। सी ए लिखना चाहिए क्या, सी ए बिल्कुल लिखना चाहिए भाई, हमको तो दिख रहा है ना कि सी से लेकर ए तक हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी, ठीक है। तो सी ए जैसे ही लिखा तो सी ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी ए, और कोई रेशियो का यहाँ पे यूज है ही नहीं, ठीक है। सॉरी ये पेन गिर गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर सी की वैल्यू है z डिवाइडेड बाई क्यू बी की वैल्यू है y विल बी इक्वल टू सी ए, वापस सी ए प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी ए, ये पार्ट हमने माना है a। अब यहां तक तो क्लियर है। तो पहले पार्ट में क्या करा था कि ये जैसे ही हमने इसको उलट दिया, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड। दूसरे पार्ट में भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। चलो इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, अगले स्लाइड पे हम मूव करते हैं। फिलहाल इधर तक आपने आई थिंक समझ लिया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो z बाई वाई है, इधर पलटेंगे तो क्या होगा, y बाई जेड, और उधर क्या होगा, a बाई ए प्लस बी, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ठीक है। y बाई जेड इज इक्वल टू a बाई ए प्लस बी, ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 को मैं यहीं पे लिख रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो। इक्वेशन 1 है y बाई एक्स इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी, y बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी, दैट वाज आवर इक्वेशन नंबर 1।
अब हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है एक्स वाई जेड में रिलेशन, और हमको जो दो इक्वेशंस मिले हैं उसमें y है, z है, x है, मगर उसके अलावा a और b दोनों है, जो कि क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इनको इलिमिनेट करेंगे, और इलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, LHS का LHS के साथ एडिशन होगा, तो y बाई जेड प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू RHS में है a बाई ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा प्लस b बाई ए प्लस बी। अब देखो तो बेटा क्या हो रहा है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है कि नहीं है RHS में, बिल्कुल सेम है भाई, सेम है, तो एक ही डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, इधर a आएगा और इधर b आएगा, न्यूमरेटर भी सेम आ गया, डिनोमिनेटर भी सेम आ गया, तो क्या हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे। ये इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब LHS में भी देखो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या करते थे, कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, y कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 बाई जेड और यहाँ मिलेगा 1 बाई एक्स, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू 1 है और y इधर मल्टीप्लिकेशन में है और न्यूमरेटर में है, तो उधर जब इसको भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो क्या उधर जाके y 1 के डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो क्या मैं इधर से डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई, ठीक है। और यही रिलेशन हमको प्रूव करना था, क्लियर है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन सीधा बीपीटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, जो हमने क्लास में भी प्रूव किया था, अगेन मैं इसको प्रूव कराने वाला हूँ, ठीक है। कैसे प्रूव किया था देखो, अभी पहले उसको स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। एक लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, ऐसे एक ट्रायंगल है मान लो ABC, तो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया DE पैरेलल टू BC, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये जो लाइन है अदर टू साइड्स मतलब BC एक साइड पकड़ लिया, इसके पैरेलल मैंने जब एक लाइन ड्रॉ किया तो ये बाकी दोनों साइड्स AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे और E पे। इतना तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तब हमको प्रूफ करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो कहां पे आता था, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। यह है आपका बीपीटी थ्योरम, ठीक है, इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स जो है ना दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। क्या वो बेसिक्स हैं, पहला चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि उन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे वही है कि कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि देखो जहाँ पे जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं ना दोनों साइड्स पे, वहां से एक एक परपेंडिकुलर अपोजिट वाले साइड पे ड्रॉ कर देना है। तो D से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं DM, और E से करेंगे EN। पहला काम ये किया, और दूसरा काम लगे हाथ ये कर दो कि D से C को ज्वाइन करा दो और E से B को ज्वाइन करा दो। बस इतना काम कर लो, हमारा काम पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जैसे सबको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या लेते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक ट्रायंगल में तीन साइड है तो तीन तरीके से हम एरिया को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ADE की बात करें, है ना, तो अगर मैं हाफ इंटू AD बेस AD लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, EN होगा। तो एक तो एरिया ये होगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं हाफ इंटू AE को अगर मैं बेस लूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा, DM होगा। और ये दोनों एरियाज मतलब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल है तो एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो एक
कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, DE पैरेलल है BC के, ठीक है, और DE बेस पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक है DEB, दूसरा है DEC। तो सेम पैरेलल्स के बीच में सेम बेस पे जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमको ये अप्लाई करना है बीबीटी थ्योरम को प्रूव करते टाइम, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा मिटा दिया। गिवन लिखते हैं सबसे पहले, हालांकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी चाहिए, है ना। गिवन में है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के। गिवन में बेटा इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही दे रखा है कि ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन जो किया है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। कंस्ट्रक्शन क्या था बेटा, कंस्ट्रक्शन ये है कि पहला पार्ट हमने क्या, पहला काम हमने क्या किया था कि D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो लिख देते हैं ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AE, ठीक है, एंड EN परपेंडिकुलर AD, ठीक है, ये काम कर लिया। ऑल्सो ज्वाइन भी तो किया है, ज्वाइन DC एंड BE, ये काम कर लो। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहला काम करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम लिखेंगे हाफ इनटू बेस। बेस हम ले रहे हैं पहली बार में AD को, तो हाइट होगी EN, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा काम क्या करते हैं कि AD, दूसरा करते हैं कि मैं ट्रायंगल DEB का एरिया ले रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB ये होगा हाफ बेस। अगर हम DB को कंसीडर करें, बेस अगर इसको लेंगे तो ये जो एंगल है ये देखो तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो ट्रायंगल के बाहर कहीं ना कहीं होगा इसके प्रोड्यूस्ड पार्ट पे, ठीक है। तो E से परपेंडिकुलर यहाँ पे आया, तो परपेंडिकुलर विल बी ऑल्सो EN, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर EN ही हो गया। और उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों का रेशियो ले लेना है, ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ये जब करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू EN इज इक्वल टू हाफ हाफ कैंसल, EN कैंसल, तो हमें मिलेगा AD डिवाइडेड बाय DB, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने इतना कुछ कर लिया है। अब सेम अप्रोच राइट साइड के साइड के लिए कि AC पे देखो तो दो है बेस आपको लेना पड़ेगा। एक ट्रायंगल ADE का एरिया जब लोगे तो दूसरे तरीके से लोगे, AE को बेस कंसीडर करेंगे तो एक एरिया वो आ जाएगा। दूसरा जो ट्रायंगल है DEC का जो एरिया होगा, आप EC बेस को कंसीडर करना है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, DM होगा, ठीक है। मतलब हमको उन दो ट्रायंगल्स का एरिया लेना है जिनमें जो परपेंडिकुलर है वो DM है। जैसे फर्स्ट अप्रोच में क्या किया था, वो ट्रायंगल्स का एरिया लिया था जिनमें परपेंडिकुलर वाज कॉमन EN, ठीक है। उसी तरह से दूसरे में लेना है परपेंडिकुलर जिसमें होना चाहिए कॉमन DM, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। तो ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC विल बी इक्वल टू ADE का एरिया हाफ इंटू बेस, अगर हम AE को कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर होगा DM, AE परपेंडिकुलर होगा DM,
ठीक है, और इसका बेस अगर हम EC को कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर होगा DM। देख लो जरा, हाफ इंटू AE डिवाइडेड बाई DM और DEC का एरिया हाफ इंटू EC इंटू इस पे परपेंडिकुलर DM। ठीक है, चलो तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा AE डिवाइडेड बाई EC। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 4। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं। मैंने बताया था कि दो कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया है, इसमें हम करने वाले हैं ना। एक कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, उसका यूज कर लिया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि दो पैरेलल्स के बीच में सेम बेस पे जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे DE और ABC पैरेलल्स है। ठीक है, इनके बीच में DE बेस पे दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, DE बेस पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है DEB और DE बेस पे दूसरा ट्रायंगल है DEC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे DEB है और इक्वेशन नंबर 4 में DEC है। तो इन दोनों इक्वेशंस के जो LHS पार्ट है उनका डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। उसी तरह से जो न्यूमरेटर है ये देखो तो ADE और यहाँ पे भी है ADE। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 एंड 4 के जो LHS पार्ट है आपस में क्या हो गया, वो जो रेशियो है एरियाज का वो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो RHS वाला पार्ट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये लिख देता हूँ, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB is equal to area of triangle DEC। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे दो, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड in between same parallels are equal। ठीक है, तो ये रीजन दे दोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये हो गया देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 3 and 4 इक्वेशन 3 का जो RHS पार्ट है AD डिवाइडेड बाई DB, AD डिवाइडेड बाई DB विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाई EC। और यही है बेटा थेल्स थ्योरम, यही है थेल्स थ्योरम और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है ABCD जब पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, यहाँ पे P एक पॉइंट है BC साइड पे, D से P को ज्वाइन किया है, आगे प्रोड्यूस किया है L पॉइंट तक और AB को प्रोड्यूस किया है L पॉइंट तक। हाँ, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में L पॉइंट पे जाके जुड़ रही हैं। ठीक है, अब हमको ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव करनी है कि DP बाई PL इक्वल टू DL बाई DC बाई BL। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें कि DP बाई PL, DP कहाँ पे आ रहा है, DP बाई PL इज इक्वल टू आ रहा है DC बाई BL, DC बाई BL। ठीक है, अब ये कैसे आएगा भाई, ये कैसे आएगा, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अगर हम ट्रायंगल PLB और DLA को कंसीडर करें तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स होंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे ADCB या ABCD जो है पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर AD जो है AD पैरेलल BC है, दैट मीन्स AD इज पैरेलल टू BP होगा, बिल्कुल होगा। दैट मीन्स इन ट्रायंगल अगर हम ALD की बात करें, ALD की बात करें, ठीक है, तो A आपका जो है BP पैरेलल AD ये पार्ट।
जब ये पैरेलल है तो क्या हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? चाहो तो सिमिलैरिटी भी अप्लाई करो, बट बीपीटी हमको पता है तो बीपीटी ही अप्लाई करेंगे। बीपीटी जब अप्लाई करेंगे यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि PL डिवाइडेड बाई DP इज इक्वल टू BL डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। अब बीपीटी का आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन सेगमेंट दूसरे साइड के पैरेलल है तो ये अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम रेशियोज को कई तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे AD डिवाइडेड बाई DB लिख रहा हूँ इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, तो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम ये भी लिख सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC एंड DB डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AC। कई प्रकार के रेशियो लिख सकते हैं और बाकी जो अदर रेशियोज हैं वो कहलाते हैं कोरोलरी ऑफ बीपीटी, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हो कि PL डिवाइडेड बाई DP इज इक्वल टू BL डिवाइडेड बाई AB। अब देखो तो ये रेशियो और ये रेशियो में क्या सिमिलैरिटी आ रही है, इधर है आपका DP बाई PL, यहाँ पे आ रहा है BL बाई DP, क्या हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं? DP बाई PL इज इक्वल टू आप लिख सकते हो AB बाई BL, ठीक है। DP बाई PL इज इक्वल टू DC बाई BL और यहाँ पे AB बाई BL है, बस एक वर्ड का अंतर है, एक आपका DC है, यहाँ पे आपका AB है, ठीक है। अब डायग्राम में देखो कि DC और AB जो है क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, और हमको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हम इस रेशियो को AB की जगह DC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा DC डिवाइडेड बाई BL। तो पहला जो पार्ट है हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास DP बाई PL इक्वल टू DC बाई BL। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट है DL बाई DP, DL बाई DP इज इक्वल टू AL बाई DC, AL बाई DC। देखो इसी के लिए मैंने यहाँ पे ये थेल्स थ्योरम का कोरोलरी बताया था कि आप रेशियोज को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर मैं AD बाई AB ले रहा हूँ तो मुझे इस साइड लेना पड़ेगा AE बाई AC, ऐसा। सेकेंड पार्ट में देखो DL बाई DP है, ध्यान से देखना, DL का मतलब है कि हम ये D से लेकर L तक ये पूरा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड है आपका DP यहां से लेकर यहीं तक कंसीडर कर रहे हैं। तो अदर साइड पे भी हमको क्या लेना पड़ेगा, उसी रेशियो, उसी मैनर में लेना पड़ेगा। अगर मैं DL ले रहा हूं तो इस वाले साइड पे मुझे A से लेकर L तक लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सेकेंड पार्ट के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ DL बाई अगर DP करेंगे तो राइट साइड में DL के करस्पॉन्डिंग होल साइड होगा AL बाई, और आपका DP के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, DP के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा AB, ठीक है। DP के करस्पॉन्डिंग यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर हमको लेना पड़ेगा यहां तक, ठीक है। इतना ही करना है। ये भी कोरोलरी ऑफ BPT यूजिंग, आप यहाँ पे BPT लिख सकते हो, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है, जो रेशियो हमको चाहिए उसमें DL बाई DP तो है, DL बाई DP आ गया, AL बाई AB, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, DC चाहिए। अगेन मैं क्या करूँगा, AB को किससे रिप्लेस करूँगा, अपोजिट साइड DC से। तो इसको लिख देते हैं DL बाई DP इज इक्वल टू AL बाई DC, रीजन आप दे दो AB इज इक्वल टू DC, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बीपीटी का यूज करके हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट भी हमने बीपीटी का यूज करके कर लिया। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, LP बाई PD, LP, थर्ड पार्ट में कह रहा है LP बाई PD। थोड़ा सा इसको साफ कर लिया जाए, ध्यान से देखो डायग्राम पे हम इसको डिनोट करते हैं। LP बाई PD, LP कहाँ पे है,
एल से लेकर पी तक, एल पी बाई पी डी ये पार्ट है, इज इक्वल टू दे रखा है 2/3, 2/3। तो हमें पता करना है कि बीपी बाई बीसी क्या होगा। बीपी, बीपी का मतलब क्या है ये, और बीसी का मतलब है ये कितना होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमको। इसके लिए हमारे पास अप्रोच ये होगा कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल पहले BLP और ALD को सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या करना है भाई, ये एंगल तो कॉमन है और ये जो होंगे ये पैरेलल हैं, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं थर्ड पार्ट के लिए, ट्रायंगल BLP सिमिलर होगा ट्रायंगल ALD के, ALD के, A सिमिलैरिटी, A सिमिलैरिटी। ठीक है, चलो मैं इसको अगले स्लाइड पे ही कर लेता हूं। ट्रायंगल BLP सिमिलर है ट्रायंगल ALD, AA सिमिलैरिटी। ठीक है, जब ये सिमिलर है तो हम रेशियोज को कैसे लेंगे, क्या हम इसको ले सकते हैं। अगर मैं छोटे ट्रायंगल में बात करूं PL की, तो बड़े वाले ट्रायंगल में मुझे क्या करना पड़ेगा, DL लेना पड़ेगा। PL के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, DL होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं PL डिवाइडेड बाई DL इज इक्वल टू, PL डिवाइडेड बाई DL इज इक्वल टू, देखो तो PB डिवाइडेड बाई क्या लेना होगा, AD, PB डिवाइडेड बाई AD, PB डिवाइडेड बाई AD, इतना ले लिया। ठीक है, PL डिवाइडेड बाई आपका आ गया DL इक्वल टू PB डिवाइडेड बाई AD। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि PL बाई PD दे रखा है 2/3, PL बाई PD दे रखा है 2/3, PL बाई PD दे रखा है 2/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, PL बाई LD आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि PD बाई PL इक्वल टू 3/2, दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूँ +1 इज इक्वल टू 3/2 +1, तो इधर मुझे मिलेगा PD प्लस PL डिवाइडेड बाई PL इज इक्वल टू 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। PD प्लस PL देखो जरा डायग्राम में, PD प्लस PL हमें मिल जाएगा टोटल DL। ठीक है, तो DL डिवाइडेड बाई PL हमें मिल जाएगा 5/2, और इसी का रेसिप्रोकल कर दो तो PL डिवाइडेड बाई DL हमें मिल जाएगा 2/5, 2/5। PL बाई DL हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2/5 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा PB डिवाइडेड बाई, अब देखो एक ट्विस्ट और है, AD को हम रिप्लेस करेंगे किससे, BC से, क्योंकि अपोजिट साइड से तो वो इक्वल होंगे, इसको कर दो BC से। ठीक है, चलो BP बाई BC, BP बाई BC, BP बाई BC, क्या यही डिमांड था क्वेश्चन में, बिल्कुल डिमांड था, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि PB डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू 2/5 हमारा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट BPT से सॉल्व हो रहा था, कोरोलरी का यूज करके सॉल्व हो रहा था। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा हमको सिमिलैरिटी का यूज करना पड़ा और ये अप्रोच लगाना पड़ा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये सर्कल का क्वेश्चन है। अब यहाँ से सर्कल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ट्रायंगल्स के हमने क्वेश्चंस कर लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। अब सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन एंड रीजन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि असर्शन में दे रखा है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, एक सर्कल है
इसमें डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है। एक टेंजेंट मान लो ये L है और इस एंड पॉइंट पे टेंजेंट है M। डायमीटर मान लो AB है तो AB का मिड पॉइंट विल बी द ऑरिजिन सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB डायमीटर है, दैट मीन्स OA क्या होगा, रेडियस होगा, OB रेडियस होगा। हमको पता है कि रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो OA रेडियस है, AL जो है आपका टेंजेंट है, दैट मीन्स OA परपेंडिकुलर AL होगा एट पॉइंट A। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर BM होगा एट पॉइंट B, ठीक है। अब यहां पे देखो कि हमको पता है कि A से लेकर B तक मतलब AOB तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। मतलब AB जो है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, प्लस ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब आप लिख सकते हो कि एंगल OAL प्लस एंगल OBM इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ना कि L जो है M के पैरेलल होगा, क्योंकि सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है, दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल। तो हम बोल सकते हैं कि L जो है पैरेलल M होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। पैरेलल होता तो है, बिल्कुल सही है, तो ये असर्शन तो सही है, ठीक है। अब देखते हैं रीजन, क्या इसका रीजन सही दे रखा है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, इसका डेफिनेशन भी है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है किसी भी सर्कल का उसको डायमीटर बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मगर क्या ये जो डेफिनेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या दिए हुए जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन सही है? क्या रीजन सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये रीजन कुछ और दे रहा है, हमारा रीजन कुछ और आ रहा है इसको पैरेलल प्रूफ करने का, ठीक है। मतलब दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। मतलब A एंड R आर ट्रू बट R is not a correct explanation of A, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं A B C D, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, बी में है कि आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है सर्कल का, कि एक डायग्राम आपको ऐसा दे रखा है, सर्कल है, ओ सेंटर है, QPR इज अ टेंजेंट, QPR टेंजेंट है, P पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो OP रेडियस हो जाएगा। OP जब रेडियस होगा तो OP जो है टेंजेंट QR पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब लिख सकते हैं कि OP जो है परपेंडिकुलर होगा QR पे, दैट मीन्स एंगल OPR जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। OPR 90 डिग्री होगा। अब क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है कि QAP प्लस APR की वैल्यू 90 डिग्री है। QAP ये एंगल और APR ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं लेट एंगल APR इक्वल टू थीटा, ठीक है। हमको पता है यूजिंग वन एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हम यहाँ से एंगल OPR को OPA प्लस APR लिख सकते हैं? दो एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एंगल OPA प्लस एंगल APR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हम यहाँ से एंगल OPA प्लस, इसको अगर मैंने थीटा माना था तो क्या हम इसको 90 डिग्री, तो क्या हम यहाँ से एंगल OPA को
90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। एंगल ओ पी ए हमारे पास आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे ट्रायंगल ओ ए पी में। इन ट्रायंगल ओ ए पी, और बेटा ये कैसा ट्रायंगल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओ ए और ओ पी दोनों रेडियाई हैं जो कि इक्वल होते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, ओ ए इक्वल टू ओ पी मतलब अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी। ठीक है, रीजन क्या देंगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, जो बेस एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका और इसका यूज करके ओ पी ए की जगह पे हम क्या करेंगे? ओ ए पी लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम टू मैं ओ पी ए को रिप्लेस कर दूंगा एंगल ओ ए पी से। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो एंगल ओ ए पी प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा को वापस, थीटा अगर आप नहीं भी मानते तो भी चलता, बट एक सहूलियत के लिए मान लिया। एंगल ओ ए पी प्लस थीटा की जगह हम वापस रिप्लेस कर देंगे क्या? एंगल ए पी आर। क्योंकि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करोगे तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है, उसी फॉर्म में हमको शो करना पड़ता है। ये नहीं कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री करके छोड़ दिया, तो इसमें नंबर कटने की संभावना रहती है ना। जब भी आप इनको प्रूव करो तो थीटा जो आपने एज्यूम करा था, जो डिमांड है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखो। तो ये हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं लगाना था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिर से एक सर्कल, और यहां पे आपको दे रखा है कि ए बी जो है डायमीटर है, ए बी जो है डायमीटर है ऑफ द सर्कल। सेंटर ओ दे रखा है। ए क्यू बी पी एंड पी क्यू, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल ए क्यू बी पी एंड पी क्यू। ये तीन लाइंस दिख रही हैं, एरो वाले जो लाइंस है ना सर्कल के बाहर, तीनों टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हमारा अप्रोच क्या होगा। अप्रोच ये होगा कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे कि पी क्यू अगर टेंजेंट है ना, पी क्यू अगर टेंजेंट है और यहाँ पे दिख रहा है कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, लाई नहीं कर रहा सर्कल पे, दैट मीन्स पी क्यू टेंजेंट कहीं ना कहीं तो टच कर रहा होगा, कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ मान लेते हैं, मान लो मैंने टी मान लिया इसको, और उसको हम क्या करेंगे? ओ से ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। जैसे ही ज्वाइन करोगे हमको पता है कि ये जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है 90 90। फिर से यहाँ पे भी ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, इतना कुछ कर लिया हमने। चलो अब दूसरा अप्रोच क्या होगा कि हम, ऐसे तो हमें रिजल्ट पता भी है, चाहो तो यहाँ पे आप प्रूव भी कर सकते हो कि ट्रायंगल ओ ए क्यू और ट्रायंगल ओ टी क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। ओ ए क्यू ट्रायंगल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल ओ ए क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ टी क्यू के। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन क्या है भाई। ओ ए क्यू में यहाँ पे 90 डिग्री, ओ टी क्यू में टी पे 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। ओ क्यू जो है 90 के अपोजिट वाली साइड है ना, दोनों ट्रायंगल्स में 90 के अपोजिट है, तो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस इक्वल हो गए। ठीक है, ओ ए और ओ टी रेडियाई है तो इक्वल हो गए, दैट मीन्स आर एच एस क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, आर एच एस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बाई सी पी सी टी एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल TOQ। इसको मान लो आप X। ठीक है, इसको मान लो X।
तो जैसे ही मैंने x माना तो मैं इसको डायग्राम पे भी ऐसे दिखा दूंगा कि ये x है और ये हमें x मिला। ठीक है, इसी तरह से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ के बाद अब अप्रोच समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक सेट हमने मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही हो रहा है कि एक सेट जो है दूसरे सेट भी वैसे ही पहले सेट की ही तरह है, मतलब पहले पार्ट की ही तरह है, दूसरे पार्ट में वैसे ही करना है। अब राइट साइड में जो है नीचे जो है दो सेट ऑफ ट्रायंगल्स और दिख रहे हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, फिर CPCT से एंगल्स इक्वल करेंगे। अप्रोच समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो सेट है ट्रायंगल्स का OBP और OTP, इनको कॉन्ग्रुएंट करो। ठीक है, ट्रायंगल OBP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OTP। क्राइटेरियन वही रहेगा, क्राइटेरियन चेंज नहीं होगा, क्राइटेरियन वही रहेगा, क्योंकि दोनों जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स हैं, दोनों जो सेट हैं आपके मतलब सेम ही है, सेम ही पैटर्न पे बने हुए हैं, तो क्राइटेरियन सेम रहेगा कॉन्ग्रुएंसी का। क्राइटेरियन सेम है तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं कि एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल TOP होगा कि नहीं होगा, है ना। इसको मान लो y। अब इसको भी हम डायग्राम में ऐसे दिखा देते हैं कि ये जो है y और ये जो है y। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि दो एंगल्स को हमने इधर इक्वल किया, दो एंगल्स को इधर इक्वल किया, CPCT का यूज किया था, कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है कि AB जो है डायामीटर है, डायामीटर है मतलब एंगल AOB क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा कि नहीं होगा। सिंस AB इज अ डायामीटर देयरफॉर एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल। देखो क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा ना, डिमांड भी वैसा ही होता है। ठीक है, कॉपी चेक करने वाले को भी वैसा ही सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो आपको वैसा ही सॉल्यूशन लिखना भी पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन ऐसा हो कि सारा मतलब इंफॉर्मेशन हो उसमें, ऐसा कुछ मिसिंग ना हो। ठीक है, अब जब ये कर दिया हम लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल का मतलब कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो एंगल AOB 180 डिग्री है, दैट मीन्स ये जो पूरा पूरा एंगल है 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। राइट साइड वाले को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बट हम ये भी देख रहे हैं कि राइट साइड में जो एंगल्स है वो चार एंगल्स में बटा हुआ है। इधर दो एंगल है XX का, इधर दो एंगल है YY का। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ कि 2 टाइम्स X प्लस 2 टाइम्स Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 कॉमन लोगे, डिवाइड करोगे तो X प्लस Y कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, फिर से मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि जो फाइनल जो प्रूविंग पार्ट होता है वो जैसा दे रखा है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो ओरिजिनल जो सिचुएशन दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। हम इतने पे आंसर नहीं छोड़ सकते, इतने पे नहीं लिख देंगे कि जस्ट प्रूव्ड हो गया तो उसको समझ में नहीं आएगा पेपर चेक करने वाले को, तो हो सकता है नंबर कट जाए। ठीक है, तो x क्या है y क्या है हमको बताना पड़ेगा ना वापस से। तो x क्या है यहाँ पे, x तो ये भी है और ये भी है, तो x वो वाला लेंगे जिससे हमको वो एंगल मिल जाए। ठीक है, तो x जो है यहाँ पे आप लोगे TOQ, एंगल TOQ। ठीक है, और y कौन सा एंगल लोगे, TOP, एंगल TOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब साफ साफ दिख रहा है कि एंगल TOQ प्लस एंगल TOP जब सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल POQ मिल जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड HP, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, जस्ट प्रूव्ड लिख दो चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये स्टेटमेंट होना चाहिए, ये मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सर्कल का क्वेश्चन है, टेंजेंट से रिलेटेड है। ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट कि इसके अंदर एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो AB BC CD AD जो चारों साइड्स हैं वो इसके लिए टेंजेंट्स का काम करेंगी। O सेंटर दे रखा है। अब हमको जो प्रूफ करना है वो ये है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री होगा। AOB और COD,
इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हो सकता है कि हम प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं P Q R S, ठीक है भाई। और सेंटर से इनको ज्वाइन करा दो, OP OQ OR OS, इतना कर दो। इतना जैसे ही करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस से देखो पहले पिछले क्वेश्चन में जैसे अप्रोच था ना, वही सेम अप्रोच यहाँ पे भी होगा कि A से दो टेंजेंट जा रहे हैं AP AS, है ना। तो ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। वही अप्रोच है यहाँ पे भी कि ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इनको हम x मान लेते हैं। उसी तरह से BOP और BOQ इक्वल होंगे, इनको आप y मान लो, इनको आप z मान लो, और इन इक्वल एंगल्स को आप W मान लो, ठीक है। और मैं ये जो रिजल्ट है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वापस हमको उतना ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता ही है कि ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOS के, RHS। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS X, ठीक है, CP CT से। उसके बाद हम लिख रहे हैं सिमिलरली, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू Y, एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR इज इक्वल टू Z, एंगल DOR इज इक्वल टू एंगल DOS इज इक्वल टू W। इतना कर लिया, ठीक है। जो मैंने डायग्राम में बताया था, जो एक्सप्लेनेशन दिया था, उसी को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि O पॉइंट के अबाउट जो सारे एंगल्स का सम है, मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट सारे एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। सबको ऐड जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x दो बार आएगा, y दो बार आएगा, z दो बार आएगा और w दो बार आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 2 टाइम्स z प्लस 2 टाइम्स w इज इक्वल टू 360 डिग्री। रिजल्ट चाहो तो लिख सकते हो एंगल अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, तो चलेगा। 2 कॉमन लोगे तो डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब देखो डिमांड क्या है क्वेश्चन में डिमांड ये है कि हमको चाहिए LHS में एंगल AOB और COD का सम। तो AOB कहाँ से मिल रहा है और COD कहाँ से मिल रहा है देखना पड़ेगा हमको, है ना। AOB जो है एंगल X और एंगल Y को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब हम यहाँ से X और Y को ऐड करेंगे तो एंगल AOB मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। दूसरा देखो एंगल COD जो ये एंगल है W और Z को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब W और Z को जब ऐड करेंगे तो एंगल COD मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यही चीज हमको प्रूव करना था, और ये बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, ये बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। मतलब डायग्राम देख के लग नहीं रहा था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बट इसका प्रूफ जो है बहुत बढ़िया प्रूफ है। इस तरह से अप्रोच हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, अब अगला जो प्रश्न है वो केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमको
कि ऐसा कुछ दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक बैकयार्ड है ABC ट्रायंगल, ऐसा शेप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। राइट एंगल एट B, इसी को जो है मतलब ऐसा डायग्राम बना के हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस शेप में है, B पे 90 डिग्री है। राइट एंगल एट B दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कुछ डायमेंशंस भी दे रखे हैं ट्रायंगल के कि AB 7 मीटर है, BC 15 मीटर है। A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at PQR। देखो वही ट्रायंगल का टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है ना, सर्कल का। एक सर्कल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, एक सर्कल को इनक्लोज कर रहा है सच दैट कि इसकी तीनों साइड्स जो हैं इस सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह काम कर रही हैं। टेंजेंट की तरह काम कर रही है तो 3 पॉइंट्स पे टच भी कर रहे होंगे, जो कि P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट्स हैं, ठीक है। इतना दे रखा है। अब क्वेश्चन में जो है AP दे रखा है x मीटर, ये x मीटर है, ठीक है। और पूछा है कि इन इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ x। AR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बतानी है। बोलो, मुझे मतलब पता है कि तुम लोगों ने बहुत सारों ने आंसर कर भी दिया होगा। हमको साफ साफ दिख रहा है कि A पॉइंट जो है सर्कल के बाहर, मतलब आउटसाइड जो सर्कल लाई कर रहा है, तो हमको पता है कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। लेंथ कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करते हैं, पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। तो AP और AR क्या होगा, इक्वल होगा। तो AR इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू x, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी पर हम AR की वैल्यू बता सकते हैं कि वो x होगा। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। BQOR नहीं दिख रहा है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है भाई, बना के हमको बनाना पड़ेगा। BQOR, तो O से Q को ज्वाइन करो, O से R को ज्वाइन करो। OQ और OR जो है आपका रेडियाई है सर्कल का, और रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये 90, ये 90। ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल था, तो B पे 90 डिग्री तो ऑलरेडी था। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये मान लो कि रेडियस है, ये भी R होगा, ये भी R होगा। इस क्वाड्रिलेटरल में देखो तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल्स कितने आ गए, 90 90 90, तो रिमेनिंग जो एंगल होगा वो भी 90 ही तो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो कुल मिला के अभी तक हमको इतना पता चला है कि BQOR जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक रेक्टेंगल है ना। 90 90 90 90 है तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं ना कि रेक्टेंगल है। मगर कैसा रेक्टेंगल है, देखो जरा ध्यान से कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके जो एडजेसेंट साइड्स OR और OQ जो है वो इक्वल है। जब किसी भी रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो कुल मिला के BQOR जो होगा वो एक स्क्वायर होगा। तो BQOR बोल सकते हैं कि BQOR इज अ स्क्वायर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है कि फाइंड द लेंथ PC की लेंथ बतानी है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायग्राम में ही हम कर लेंगे सॉल्व। ये x है तो यहाँ से यहाँ तक हमें कितना मिला था, x मिला था। BR टोटल 7 है तो RB कितना होगा, 7 माइनस x होगा। B से R BR, B से Q BQ, मतलब BR और BQ भी क्या होगा, इक्वल होगा। और वैसे भी स्क्वायर है तो इक्वल ही होना है ना। तो ये 7 माइनस x है तो ये भी क्या होगा, 7 माइनस x। ये BC टोटल 15 है तो रिमेनिंग जो QC होगा 15 माइनस 7 माइनस x होगा।
तो 15 माइनस 7 माइनस एक्स का मतलब है 15 माइनस 7 प्लस एक्स। माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। बहुत बच्चे ना यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कि माइनस दोनों में कर दिया, लो हो गया माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस एक्स। तो 15 माइनस 7 8 प्लस एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक मिला हमको 8 प्लस एक्स, ये था 7 माइनस एक्स। ये C से Q और C से P दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी हमें मिल जाएगा कितना, 8 प्लस एक्स। तो आपका जो आंसर होगा वो PC की जो लेंथ होगी, PC विल बी इक्वल टू 8 प्लस एक्स, ये होगा। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसमें, इसका तो A पार्ट था, और करके इसमें सेकेंड पार्ट ये दे रखा है कि फाइंड x एंड हेंस फाइंड द रेडियस r ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पहले x निकालते हैं फिर रेडियस निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे ये अप्रोच कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं कि x निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें AB दे रखा है, BC दे रखा है, तो AC जो है पाइथागोरस से निकाल लेंगे। पाइथागोरस से जब आप AC निकालोगे विल बी इक्वल टू ये 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 225, तो स्क्वायर रूट ऑफ यह आ जाएगा आपको 4, 4 1 5 2 7 274। ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे तो ऐसा कुछ आएगा 2 इंटू, और यह आ जाएगा आपका 137। ठीक है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ पे। 137 भी एक प्राइम नंबर है, इसका रूट तो हमको वैसे पता नहीं होता। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पे रूट दे भी नहीं रखा है। ठीक है, तो अब चाहो तो इसकी जो रूट वैल्यू है आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हो कि ऐसे अगर आपको आता हो तो। ऐसे ये आई थिंक 6-7 क्लास में पढ़ाया भी जाता है कि रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 1 1 ऐसे पेयर बना के कर लेना है। 2 7 4 है, तो अब यहाँ पे 1 1 का सम 2 हो गया। ठीक है, तो 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाएं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमको 174 के बराबर या उससे छोटा नंबर मिले। मान लो कि मैंने वहाँ पे 1 लगाया तो 21 इंटू 1 करना पड़ेगा, 2 लगाया तो 22 इंटू 2 करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से हमको करना पड़ेगा कि 2 का ऐसा कौन सा मल्टीपल हो। अगर मैं 25 इंटू 5 करूँ तो वो तो कम हो जाएगा, 27 इंटू 7 करके देख लेते हैं। 189 ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन 26 इंटू 6 करना पड़ेगा, 156, 26 6 156 8 8। ठीक है, और इसको फिर से सम करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 32। अब इसको जो है पॉइंट में लेकर जाना पड़ेगा, तो पॉइंट में जैसे ही ले जाओगे तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, अब इसको जो है वापस से वही काम करना है कि ऐसा एक नंबर लगाना है, उसके साथ जो भी नंबर लगाओगे उसी से मल्टीप्लाई करो सच दैट 1800 के बराबर या उससे छोटा आ जाए। ठीक है, तो 3 2 अगर 5 करते हैं तो 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18, तो बट 26 भी तो होगा ना, तो 1800 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। 125, ठीक है, 2 2 1 6 ऐसा, तो ये आ गया आपका 5। अप्रोक्सीमेट इतना लेकर हम चल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है 16.5 मीटर, AC की वैल्यू। ठीक है, AC की वैल्यू 16.5 मीटर आ रही है, और X के फॉर्म में जो AC है वो कितना आएगा, 8 प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आएगा हमको 8 प्लस 2x इक्वल टू 16.5, तो 2x इक्वल टू 8.5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.25 मीटर। x की वैल्यू हमको मिलेगी 4.25 मीटर। तो x तो निकल गया, x की एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गई। और अब हमको r निकालना है, तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा। r निकालने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये ट्रायंगल को मैं वापस यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये सर्कल
यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये सेंटर है सर्कल का, ये 3 रेडियस जो कि साइड्स पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हमें एक काम क्या करना है कि इस सेंटर को सर्कल के वर्टाइसेस से ज्वाइन करना होगा, ताकि ये जो ट्रायंगल है 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में बंट जाए। नेमिंग क्या थी, ए बी सी, ए बी सी, और यहां पे है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ये टोटल है आपका 7 मीटर, ये टोटल है आपका 15 मीटर, एंड ये टोटल है आपका 16.5 मीटर। ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ये ओ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC या एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरिया का जो सम होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम AOB की बात करें तो बेस क्या होगा, AB लेना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा OR, जो कि रेडियस R के इक्वल है। ये R है, यहाँ पे ये R है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बेस 7 इंटू R प्लस हाफ BOC में बेस 15 इंटू R प्लस हाफ AOC में जो बेस है वो हाइपोटेनस होगा 16.5 इंटू R इज इक्वल टू, ये अपने आप में एक राइट ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 15 इंटू 7 ये होगा। तो हाफ जो है सारे में से रेशियोज में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 7R प्लस 15R प्लस 16.5R, 7 प्लस 15 प्लस 16.5 R इज इक्वल टू 15 इंटू 7 105। तो R की जो वैल्यू आएगी 105 डिवाइडेड बाय 22, 28, 38, 38.5। ठीक है, इतना मीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप। 105 डिवाइडेड बाय 38.5 और यहाँ पे 0 ऐसे, तो 5 से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 210, 5 से 7 टाइम्स 3 7 टाइम्स, तो 7 से ये कैंसिल होगा, 11 7 से 30, तो 11 से 30 को डिवाइड कर लो 2 बार में, 8 बचेगा। 7 टाइम्स में 3, फिर से आप इसको 2 बार में 2 पॉइंट, मतलब R जो है अप्रोक्सीमेट 2.72 मीटर आप लिख सकते हो। तो पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये आंसर छोड़ोगे तो हो सकता है कि नंबर डिडक्ट हो जाए, कटने की संभावना ज़्यादा रहती है नंबर, है ना। तो ट्राई करो कि सिंप्लीफाई करके ही फाइनल आंसर करो। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है जिसका आवर हैंड जो है, ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर लंबा है। ये मान लो आवर है, ये मान लो मिनट है, ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द एंगल स्वेप्ट बाय इट इन बिटवीन 7:20 AM टू 7:55 AM, एंगल स्वेप्ट कितना डिग्री होगा। ठीक है, अब जो आवर हैंड होती है वो पूरे 12 घंटे में कितना डिग्री एंगल स्वेप्ट करता है, 360 डिग्री। मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ तक वापस घूम के आए तो कितने घंटे ये कवर करेगा, 12 घंटे, है ना। 1 घंटे में यहाँ 7 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, ऐसे करके 1 घंटे में ऐसे करेगा। ठीक है, तो 12 घंटे में मतलब 12 आवर्स का मतलब अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूं तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल स्वेप्ट बाय
by our hand in 12 hours इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो इन अगर मैं 1 आवर की बात करूं या इन 12, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मिनट में, जब मैं चेंज करूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ 12 इंटू 60 मिनट्स का भी मतलब वही होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 मिनट में चेंज करूं, 1 मिनट में कितना करेगा भाई, ज़्यादा करेगा कि कम करेगा, कम करेगा, तो इससे मैं इस क्वांटिटी से मैं डिवाइड कर दूंगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 इंटू 60, इतना डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, 1 मिनट में जो है इतना करता है। अब देखना ये है कि 7:20 से 7:55 तक कितने मिनट्स होते हैं, कितने मिनट का स्पैन हुआ। तो 7:55 और यहाँ पे है 7:20, कितने मिनट हो जाएंगे 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में कुल मिला के हमको निकालना है कि ये जो आवर हैंड है कितना डिग्री स्वेप्ट करेगा। तो 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा है 35, अब वापस हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 मिनट्स में ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 60 इंटू 35, पूरा जो है डिग्री में आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो 6 टाइम्स में, 6 से 2 बार में, अब ये तो कैंसिल नहीं होगा, रेशियो में देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 35/4, 35/2, 35 70, तो ये आ रहा है 35/2, 35/2, तो हमारा आंसर होगा 35/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर इज 20 मीटर। एक सेक्टर है किसी सर्कल का, ऐसा पिज्जा खाया ना आप लोगों ने, पिज्जा की तरह एक सेक्टर है। ठीक है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब है कि सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, पूरे बाउंड्रीज का सम, तो इसमें तो आर आर तो यही दो आर ही हो जाएगा और इधर कुछ बचेगा। ठीक है, ये एल होता है कुछ। ठीक है, ये L प्लस 2R जो है, L प्लस 2R जो है इसकी वैल्यू दे रखा है 20 मीटर। तो L प्लस 2R जो है, R की वैल्यू कितना दे रखा है 5.6, 20, तो L हमें कितना मिल जाएगा 20 माइनस 12, 2, 1, 11, 11.2। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा 8.8 मीटर। ठीक है, L की वैल्यू। अब देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास R तो है मगर ये थीटा जो है वो नहीं है। ठीक है, तो L का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई R, ये 8.8 आएगा। तो यहाँ से कुल मिला के हम निकाल लेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री, इसकी वैल्यू बस हमको निकालनी है और सेक्टर के एरिया के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। तो 8.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की जगह मैं लिखूंगा 22/7 इंटू आर के जगह 5.6। पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर सकते हो, 22 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से कितने बार में हो जाएगा ये 28 बार में, और 7 से 4 बार में, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री की जो वैल्यू आएगी 1/4 डिग्री आएगी, इतनी। ठीक है, 1/4 डिग्री नहीं होगा, 1/4 रेशियो में होगा। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन आएगा ये आएगा 1/4। तो हम अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री, ये जो फ्रैक्शन इनटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फ्रैक्शन की वैल्यू आई है 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू
r की वैल्यू 5.6 इंटू 5.6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 इंटू 4 होता है 28, 28 से 2 मतलब 0.2 टाइम्स में, तो ये कुल मिला के मिलेगा 22 इंटू 2 कितना लिख सकते हैं, 22 इंटू 0.2 4.4 इंटू 5.6 मीटर में है, मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5.6 को 4.4 से, यही है ना, 4 2 बचेगा 22, 2 2 4, 4 6 4 2, 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आपको मिलेगा 24.64 24.64 मीटर स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो पेरीमीटर है उसमें आपको पूरा कंसीडर करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट एल का फॉर्मूला लगा लिया और कैलकुलेशन को पूरा ही गड़बड़ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक स्मूथ सा रिजल्ट आ रहा है, 1/4 आ रहा है, और ऐसे में ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, एक अच्छी सी वैल्यू आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसको बना लेते हैं पहले। एक आर्क है जो 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। पहला पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, जो अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था लेंथ ऑफ आर्क, ये एल निकालना है। तो एल जो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। देखो डिग्री ना हर जगह लिखना है, एंगल अगर लिख रहे हो तो डिग्री में लिखना ही पड़ेगा, ये नहीं कि 60/360 कर दिया, वो अपने आप फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसकी चिंता तुम मत करो। ये नहीं कि हम डिग्री को लिखना ही छोड़ दिए, नंबर कट सकते हैं, तो डिग्री आपको लिखना ही पड़ेगा। ये जो है अपने आप एक फ्रैक्शन आएगा, 1/6 आएगा इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, तो 7 से 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 6, तो ये मिल गया हमें 22, एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया। 22 मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दे, ये भी यूनिट भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। 22 सेंटीमीटर जो है आपका लेंथ ऑफ आर्क आ गया। सेकेंड पार्ट बोला है द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। माइनर सेगमेंट बोला है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में हम ट्रायंगल का एरिया क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये अगर 60 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल के, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो कुल मिला के ये जो ट्रायंगल है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो एरिया ऑफ, अगर हम सेगमेंट की बात करें, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर लिखें अगर तो 60 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 21। अब इसमें क्या करना है, जो कॉमन पार्ट है उसको कॉमन ले लो, ये नहीं कि अलग अलग उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैलकुलेशन को गंदा कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं जानबूझ के, ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके उतना सिंपल फॉर्म में उसको सॉल्व करो, ठीक है। 21 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लेते हैं। ये कर लिया, यहाँ पे 1/6 है, याद रखना, 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3/4, इतना है 21 का स्क्वायर। अब देखो तो ये जो है 3 टाइम्स में, ये जो है 11, तो 11/21 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, इतना कर लिया। 21 का स्क्वायर, अंदर एलसीएम लोगे तो 21 इंटू 4 लिखोगे, 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 44 माइनस
√3 इंटू 21, और एक जो 21 है इसे कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आप ऐसे ले सकते हो फ्रैक्शन 21/4 इंटू 44 माइनस √3 की वैल्यू आप पुट कर दो 1.73 इंटू 21, ठीक है। 1.73 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 173 6 34 3 3 2 बचेगा, एक बचेगा 6 3 2 पॉइंट के बाद 36.33। अब उसको 44 में घटाना है, 44 में घटाना है तो कितना हो जाएगा 6 6 है ना, ये 3 आएगा तो 13 बनेगा, 13 में से 6 जाएगा 7, तो 7 पॉइंट आपका आ जाएगा 66। तो एरिया आपका आ रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट 21/4 इंटू 7.66। तो 4 से आप इसको डिवाइड कर लो, 5 बार में, 2 बार में, 5 बार में, तो 5.25 इंटू 7.66। देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि देख के डर गए सॉल्व ही नहीं करेंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना। कैलकुलेटर का यूज़ तो वैसे भी करना नहीं होता है, तो आपको ना ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी एग्ज़ाम में, और सही सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 766 एंड 525, 30 आएगा, 3 बचेगा, 33 3 38, 12 2 1 3 15, ठीक है। अब 5 से यहाँ पे किया था तो 5 से वापस करें, 3830 वही चीज़ लिखना है, ऐड कर दो 0, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है। 3 2 5 11 1 3 1 4 5 4 9 3 12 के 2 हाथ 4 1 2 8 2 10 4। अब कितने पॉइंट थे, 2 उधर 2 इधर, तो टोटल हो गए 4, तो 1 2 3 4, तो 40.215 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, देख लेंगे एक बार, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आंसर करेंगे। तो ये है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इसमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक डायग्राम दे रखा है, AOC और BOD जो है वो डायमीटर है सर्कल के, ठीक है। ये एंगल जो है 60 डिग्री दे रखा है, रेडियस OA 10 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB की लेंथ बतानी है। देखो फिर से जो पिछला क्वेश्चन था ना वैसा ही कुछ डेटा है यहाँ पे भी, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये और ये जो है OA और OB जो है रेडियाई है, तो ट्रायंगल AOB आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो बेस एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी कितने हो गए 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, AB पूछा है, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा भाई, कुल मिला के ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल AOB इज equilateral, therefore AB is equal to OA is equal to OB is equal to 10 सेंटीमीटर, ये आंसर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो तो डर लग रहा होगा कि अरे भाई शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो सेगमेंट की तरह लग रहा है APB, और इधर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। कुछ नहीं करना है, आप अगर इसको इत्मीनान से देखो, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, कुछ नहीं है, पूरा एक सर्कल है, सर्कल को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अभी ट्रायंगल व्रायंगल कंसीडर ही मत करो, 2 पार्ट में डिवाइड किया, और नीचे वाला जो पार्ट है ना, जो लोअर पार्ट है, जो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसको पूरा को शेडेड कर दिया, नीचे वाले पूरे को शेडेड कर दिया, ये पूरे को शेडेड कर दिया, ठीक है। तो इसका एरिया तो हमको पता है, निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2, ये शेडेड कर दिया, ठीक है बेटा। इसके एरिया में से मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है खाली सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमेनिंग जो शेडेड एरिया है वो निकल जाएगा, क्लियर है। तो बस यही करना है यहाँ पे। तो शेडेड जो एरिया होगा, एरिया, या इसको लिखें शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ
सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, इतना कर लिया। अब ट्रायंगल AOB जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यूज होने वाला है। उसके लिए √3 की वैल्यू यहाँ पे एडवांस में दे रखा है और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमको 3.14 ही लेना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये लेना है पाई की वैल्यू तो वही लेना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो आप फ्री हो, बट ज़्यादातर केसेस में हम 22/7 ही लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा πr²/2 माइनस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है बेटा, r ही तो है, तो ये r का स्क्वायर होगा। फिर से वही अप्रोच करेंगे, r²/2 हम कॉमन लेके ही आगे सॉल्व करेंगे। r²/2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो पहले में r²/2 तो क्या बचा, पाई माइनस √3/2। देखो तो जरा ऐसा बच रहा है कि नहीं बच रहा, √3/2, एक 2 बाहर निकल गया, r² बाहर निकल गया। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज पुट करो। r जो है 10 है तो 10 का स्क्वायर बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाई 2, ये 100/2 मतलब 50। ठीक है, 3.14 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.81 बचेगा, 13 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 बार में करेगा, फिर से 1 बचेगा तो 10 करोगे तो 5 बार में कटेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 50 इंटू, अब इसको कुछ नहीं है तो 0 कर लो, 3 डिजिट तक हम लेके चल रहे हैं। 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में से 6 जाएगा 7, फिर ये कितना बच जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका 2.275। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो 2.275 को 50 से, है ना, तो 0 से तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, एक खाली ये शिफ्ट कर जाएगा इधर से इधर। 5 से कर लो, 25, 5, 2, 35, 2, 37, 7, 3, 22 इंटू 5 110 और 3 113, तो कितने हो जाएंगे, 22 पॉइंट पे था ना और एक 0 यहाँ था, तो 22 पर मतलब 2 डिजिट के बाद 113.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये शेडेड एरिया आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपने अगर माइंड मैप बना लिया कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और ये जो भी कैलकुलेशन है ना आप तभी कर पाओगे जब आप इनकी प्रैक्टिस पहले से करके रखोगे, ऐसे प्रॉब्लम्स पहले से करके रखोगे। ये नहीं कि एग्जाम में जाके हम सोच रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें, हम √3 की वैल्यू कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें, अब दे भी रखा है तो कैसे मल्टीप्लाई करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ये सारा ना प्रैक्टिस में होना चाहिए कि ईजिली आप सॉल्व कर सको और अपने अकॉर्डिंग ईजी बना के सॉल्व कर सको। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो, इसमें भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, और एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना ये ट्रायंगल AOB जो राइट ट्रायंगल दे रखा है ये 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इतना कुछ डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, देखो द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ना शेडेड पार्ट, इसकी सिल्वर प्लेटिंग करनी है, इसका रेट दे रखा है, मतलब कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 20 रुपये है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCO। ODCO क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, वो सेक्टर जिसमें एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, या सर्कल का 4th पार्ट होता है क्वाड्रेंट, मतलब सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लिखेंगे πr²/4, या 90/360 करोगे तो वो भी रेशियो कितना आएगा 1/4। तो पाई की वैल्यू देखो तो कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो हम 22/7 लेने वाले हैं यहाँ पे। 7, 4, r है बेटा 7, तो 7 इंटू 7 कर लिया, 7 से ये काट दिया, 4 2 बार में, 2 11 बार में, 11 इंटू 7 77/2 डिवाइड कर दो 2 से, 2 से कितने बार में होगा 3, 1 बचेगा तो 17 आ जाएगा।
8 बार में, फिर ये 5 आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। फाइंड द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस हाइट दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यूज कितनी है, 7 + 3 10, 7 + 3 10, तो 10 इंटू 10, बहुत आसान हो गया ये तो, 2 से 5 बार में काट दिया, 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई 2 नंबर तो आसानी से आ गए, है ना, ये आ गया, तो ये भी निकल गया भाई। थर्ड में 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ABCD। अब शेडेड पार्ट ABCD बोल रहा है तो शेडेड एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 38.5, तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो 50 माइनस 38.5, तो ये आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड का ए पार्ट तो हो गया, अब बी पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, वही एल वाला फॉर्मूला जो पहले ही हम 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो एल की वैल्यू क्या होगी, इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट, और मैं आपके पास तो ऑप्शन होता है कि या तो ए करो या तो बी करो, बट मुझे तो दोनों करना पड़ेगा। तो बी पार्ट में बोला है कि एल की वैल्यू क्या होगी, ये एल, ये क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD। तो एल जो है इज इक्वल टू होता था थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। जब एरिया 1/4 हो रहा है तो इसका पेरीमीटर भी तो 1/4 ही होगा, 2πr/4 भी तो लिख सकते थे, है ना। 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ठीक है। 90 से 4 टाइम्स में देखो तो कुछ कट रहा है, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 7 से 7 बार में। इतना बढ़िया रिजल्ट आया है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है हमें कितना मिल गया है, 11 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराए हैं, आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है, और कहीं पे अगर गड़बड़ होता है तो वापस वीडियो पे जाना है, मेरा अप्रोच देखना है, उससे सीखना है, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर कर के ही आगे बढ़ोगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो चलो हौसला बुलंद रखते हैं और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, बाय।